वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट में, वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पिछले वीडियो में हमने देखा था टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरी तरह से उसी प्रिंसिपल पर आधारित है। पिछला वीडियो जो आपने देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये रेक्टेंगुलर लूप है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ दिया हुआ है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इस लूप में करंट आई जा रहा है। आपने देखा था कि इस साइड पर फोर्स लग रहा था F इज इक्वल टू BIL, और अगर इस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो आगे यहां n हो जाएगा। कल ये हम लिखना भूल गए हैं, जहां पहली बार डेरिवेशन में n का इस्तेमाल किए हैं आप, वहां साइड में ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। और इसी प्रकार इसमें फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, बोर्ड से बाहर की ओर, वो है F इज इक्वल टू NBIL। इसके आधार पर आपने देखा था कि हम लोगों ने टॉर्क लाया था टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया था हम लोग का B sin phi, और इस प्रकार हम लोग का फोर्स हो गया था टॉर्क NBIA sin phi। और फाइनली इसको हम लोगों ने NIA के जगह पर M का इस्तेमाल करते हैं और MB sin phi आया, और यही वेक्टर फॉर्म में हो गया था M क्रॉस B। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसको समझने के बाद ही आज का टॉपिक आप समझ पाएंगे। अगर इस पिछले टॉपिक में कोई कमी रह गई होगी तो उसको आप दोबारा तिबारा देख लेंगे और अच्छे से समझ के ही इस टॉपिक पर आएंगे। तो खैर, मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूं। अब देखिए, तो आज का टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट मेजर कर सकते हैं और किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज भी पता कर सकते हैं। ये हालांकि ऐसा एक बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज मेजर करते हैं, और बाद में इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके हाई करंट मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर बनाते हैं और हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर बनाते हैं। अपने रिक्वायर्ड रेंज के अनुसार हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। और ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल वही है जो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि व्हेन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो जरा देखें, समझें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है। मैंने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वो डायग्राम बनाया है जो आपको बनाना है। इसको ध्यानपूर्वक देख लें, मैं समझा दे रहा हूं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि मैं जहां बताऊंगा लिखवाते समय वहां पर इसे बनाना है। तो ये देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसमें ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये कॉइल देखिए कहां से आना शुरू हुआ, बाहर से इसका ये टर्मिनल है, यहां से होते हुए, और इसमें कई टर्न्स पूरा करने के बाद यहां से कनेक्ट होते हुए यहां ध्यान दीजिए, इस टर्मिनल से अगर हम लोग इन टर्मिनल को किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो करंट मान लीजिए इधर से आ रहा है, और ऐसे कई टर्न्स पूरा करने के बाद यहां से होते हुए और इस टर्मिनल से करंट आउट हो रहा है। तो ये टर्मिनल ऑफ द कॉइल हो गया। और ये जो कॉइल है, सॉफ्ट आयरन कोर, एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसके ऊपर लपेटा गया होता है, और इस प्रकार इस कॉइल का शेप जो है रेक्टेंगुलर हो जाता है।
और यहाँ आप देखेंगे ये जो कॉइल है एक फॉस्फर ब्रोंज वायर के द्वारा लटकाया गया रहता है। इसको स्प्रिंग के सहारे भी लटका सकते हैं। तो यहाँ जो हमें अपने जो कोर्स में पढ़ना है उसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो पढ़ना है उसमें फॉस्फर ब्रोंज वायर से ये कॉइल लटकाया रहता है और ये फॉस्फर ब्रोंज वायर स्प्रिंग की तरह ही काम करता है। यानी जब मान लीजिए इसमें करंट फ्लो करेगा कॉइल में और कॉइल रोटेट करेगा तो इस फॉस्फर ब्रोंज वायर में स्प्रिंग की तरह ऐंठन पैदा होगा जिसकी वजह से इसका फर्दर मूवमेंट जो है वो रोक देगा। तो और इस पर एक मिरर लगा होता है। ये मिरर कॉन्केव मिरर होता है, ये इसलिए लगा होता है क्योंकि सामने स्केल होता है जो इस फिगर में नहीं दिखाया जा सकता है और स्केल पर इससे रिफ्लेक्शन पड़ता है और रिफ्लेक्शन जिस जगह पर पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पढ़ते हैं। तो और इसका जो पोजीशन जो है फॉस्फर ब्रोंज यहाँ इस हमारे कॉइल का जो पोजीशन है इस टॉर्सन हेड से हम लोग सेट करके रखते हैं। अब मेरे ख्याल से हर चीज आप लोगों ने देख ही दिया है। ये नॉर्थ साउथ किसी हॉर्सू मैग्नेट के दो पोल्स हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक देख लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें क्योंकि मैं आगे मिटा करके दूसरा फिगर बना के समझाऊंगा। समझाने वाला फिगर कुछ और होगा। अब देखिए जो मैंने समझाने के लिए फिगर बनाया है इसमें ये नॉर्थ साउथ किसी हॉर्सू मैग्नेट के पोल हैं जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड हो गया है और ये रेक्टेंगुलर कॉइल मान लीजिए इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है और इसमें करंट I बह रहा है। तो ऐसे केस में आप जान रहे हैं कि इस साइड पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू NBIL और इस पर फोर्स लगेगा आउटवर्ड F इज इक्वल टू NBIL। ये मान लीजिए FA है और ये FB है। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल रोटेट करेगा। ध्यान रखिए ये जो करंट की वजह से जो इसमें टॉर्क पैदा हो रहा है वो टॉर्क कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स FA और FB और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये फिगर आपको बनाना होगा कि इसका टॉप व्यू जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो इसका अगर टॉप व्यू हम लेते हैं तो मान लीजिए ये इसका टॉप व्यू है कॉइल का। ये कॉइल है ABCD और ऊपर से इसका BC दिखाई दे रहा है और ये कॉइल से परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कल हमने फाई बनाया था। और अगर आज एरिया वेक्टर की बात खत्म कर दें, आज हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो कितना है, थीटा है। तो इस पोर्शन पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये है FB और इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है FA और दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी थीटा हो जाएगा तो BN दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो BN है वो हो जाएगा B cos थीटा। ये आपको क्लियर समझ में आएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ हो गया हमारा B cos थीटा। अब ये मेरे ख्याल से आप अच्छे प्रकार से समझ चुके होंगे कि यहाँ आज cos क्यों है, क्योंकि आज जो हमने एंगल लिया है मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के प्लेन के बीच का एंगल लिया है, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल नहीं लिया है। वो भी ले सकते हैं लेकिन इसको ऐसे ही डेराइव कीजिए। तो ये फोर्स कितना लग रहा है, NBIL और ये है B cos थीटा और ये L और B जो है ये हो जाएगा एरिया ऑफ द कॉइल। तो ये जो टॉर्क है करंट की वजह से जो कॉइल में टॉर्क पैदा हुआ, इस टॉर्क को हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टाउ D से डिनोट करेंगे क्योंकि ये टॉर्क कॉइल को डिफ्लेक्ट करता है। और कॉइल तब तक डिफ्लेक्ट करता है जब तक से कि ये कॉइल जिस स्प्रिंग या पिछले डायग्राम में मैंने समझाया था फॉस्फर ब्रोंज वायर से लटकाया हुआ है, उसके जगह पर आमतौर पर स्प्रिंग से भी लटकाया गया रहता है। तो स्प्रिंग हो या फॉस्फर ब्रोंज वायर हो उसमें ऐंठन पैदा होगा
और ऐंठन पैदा होने से उसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होता है, तो टाउ आर से रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा माइनस के थीटा, यानी जितना ज्यादा ये कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा तो जाहिर है कि स्प्रिंग में उतना ही ज्यादा ऐंठन पैदा होगा, और कॉइल तब तक घूमता जाएगा जब तक से कि स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग टॉर्क है कॉइल के डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर ना हो जाए। और एट इक्विलिब्रियम, हालांकि इन मैग्नीट्यूड लें तो माइनस की जरूरत नहीं है, इन मैग्नीट्यूड, तो एट इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे तभी कॉइल का फर्दर रोटेशन बंद हो जाएगा। तो यहां पर देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है आपका के थीटा। इसके बारे में ज्यादा नहीं समझाना होगा, ये 11th क्लास में आपने हुक्स लॉ पढ़ा है कि जाहिर है कि जितना ज्यादा ये घूमेगा स्प्रिंग में उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा, यानी कि जो इसका कॉइल का जो डिफ्लेक्शन है थीटा से रिस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है के। तो रिस्टोरिंग टॉर्क के थीटा और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया एन बी आई ए कॉस थीटा, और इस प्रकार आपका ये रिलेशन बन जाता है आई इज इक्वल टू के बाई एन बी ए थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी यहां आपको क्लियर पता चल गया कि दिस करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहां जो ये कांस्टेंट आया है इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। हियर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, हियर के बाई एन बी ए इज इक्वल टू जी, और ब्रैकेट में लिख देंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। किसी गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है। तो आगे देखिए क्या हो जाता है हमारा रिलेशन, आई इज इक्वल टू जी थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसके बाद एक और खास बात समझिए, ये तो हमने लीनियर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। अगर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपको बताऊंगा। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, ऑन अप्लाइंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ऑन अप्लाइंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कॉस थीटा कंपोनेंट खत्म हो जाता है और I इज इक्वल टू जी थीटा आ जाता है, और इस प्रकार I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का थ्योरी है कि जो कॉइल का जो डिफ्लेक्शन है ये कितना डिफ्लेक्शन करने के बाद रुक जाएगा, यानी दिस डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्योंकि करंट जितना ही ज्यादा होगा कॉइल उतना ही ज्यादा घूम पाएगा, और तब जाकर रिस्टोरिंग टॉर्क उसके बराबर होगा। यानी करंट अब जब कॉइल में ज्यादा बहेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा, करंट कम बहेगा तो डिफ्लेक्शन कम मिलेगा। हालांकि हमारे कोर्स में जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन हम लोग मिरर से रीड कर रहे हैं, लेकिन मिरर के जगह पर कॉइल के ऊपर में गैल्वेनोमीटर से बाहर एक अटैच होता है कांटा, जो डायरेक्ट कॉइल घूमेगा तो कांटा घूम जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉइल के रोटेट करने से हमारा कांटा भी रोटेट कर जाता है, जिसका हम लोग रीडिंग स्केल पर पढ़ सकते हैं। यानी कॉइल करंट और ज्यादा बहेगा तो कांटा और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी कॉइल को मैं इस प्रकार आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि करंट 0 है तो कांटा 0 पर है, और जैसे ही करंट बहवाते हैं तो घूम गया। करंट और बहवा दिया आपने और ज्यादा कर दिया तो और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तब रिस्टोरिंग टॉर्क उसके बराबर होगा। करंट को कम कर देते हैं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ वापस आ जाएगा। यानी यहां आपको समझना ये है कि डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मेरे ख्याल से ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब एक बात रह जाती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको समझाना। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होता है कि ये जो दोनों, देखिए इस पूरे अरेंजमेंट का मैं तस्वीर ऊपर से बनाता हूं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में ये रहा आपका, मान लीजिए नॉर्थ पोल, और ये रहा साउथ पोल,
और कॉइल का जैसे ये टॉप व्यू हमने लिया है, ये टॉप व्यू ले लिया, तो इसमें क्या होगा, और ये इसका सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटा हुआ है, तो इसका आयरन कोर हमने बना दिया। तो जो भी लाइंस ऑफ फोर्स होंगे इसमें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इधर से ऐसे इन करेंगे और इधर आ जाएंगे। तो इससे होता क्या है कि कॉइल जिस इस स्थिति में रहेगा, कभी देखिए मैग्नेटिक लाइन इससे पैरेलल है इसके प्लेन से, कॉइल इस स्थिति में आए कभी मैग्नेटिक लाइन इससे पैरेलल है, यानी मैग्नेटिक लाइन और कॉइल के बीच में जो एंगल है वो हमेशा 0 डिग्री बना रहता है। तो ऐसे केस में देखिए ये जो कॉस थीटा है, अगर ये थीटा 0 हो जाता है तो कॉस कंपोनेंट समाप्त हो जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ कॉस थीटा समाप्त हो गया और हमारा रिलेशन I इज इक्वल टू जी थीटा बन गया है। इसी को कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस डायग्राम के नीचे आप लिख देंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए फिगर बनाना कौन जरूरी है, कैसे, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जहां वहां आप वो फिगर बनाएंगे। मैं एक बार में बोल देता हूं, उसके बाद लिखवाना शुरू कर दूंगा। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा गैल्वेनोमीटर के बारे में, इसका प्रिंसिपल बताऊंगा, और उसके बाद इसका डायग्राम बनाना है। और जो डायग्राम मैंने पहले बनाया था जिसमें मिरर लगा हुआ था, वो डायग्राम बनाना है। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, जैसा फिगर को ही देख के कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, वो आप अपने बुक का भी सहारा ले लेंगे। थोड़ा कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिखिएगा कि लेट अस कंसीडर ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर having a rectangular copper coil ABCD wound over a soft iron core. This soft iron core is placed between the two poles of a horseshoe magnet. वगैरह वगैरह आप बुक का सहारा लेके कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, मैं कंस्ट्रक्शन नहीं लिखूंगा। आगे उसके बाद थ्योरी में लिखूंगा, तो थ्योरी में ये फिगर आपको बनाना होगा, जैसा ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। थ्योरी में ये फिगर बनाएंगे और जैसा मैं थ्योरी में बताऊंगा उसके अनुसार ये डेरिवेशन करेंगे। थ्योरी में आपको ये भी बनाना है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये फिगर तो बनाना ही है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का भी फिगर बनाना है। थ्योरी में कहीं भी जगह लेकर बना लेंगे। मैं इस पूरे फिगर को अभी मिटा दूंगा, सिर्फ डेरिवेशन को छोड़ूंगा। जो आपको लिखना है वो आप लिखेंगे। अब देखिए आपको अपने नोटबुक पर कैसे नोट करना है वो मैं बता देता हूं। द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट ए स्मॉल current flowing in an electric circuit. With suitable modifications, it can be changed into an ammeter or voltmeter. इसके बाद प्रिंसिपल लिखेंगे। When a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. उसके बाद कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले वो जो मैंने सबसे पहला डायग्राम बनाया था वो डायग्राम बनाएंगे, और उसी डायग्राम के आधार पर अपने बुक के मदद से शॉर्टकट में कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दिया था। और उसके बाद लिखेंगे थ्योरी। थ्योरी में जो डायग्राम मैंने बनाया था टॉप व्यू और फ्रंट व्यू वाला, वो डायग्राम बना देंगे, और उसके बाद अब लिखना शुरू करेंगे जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद लिखेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क acting on the coil due to the current, और tau d is equal to, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं tau d is equal to this। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। फिगर में बाकी थीटा वगैरह सब दिखाया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं साइड में कि where theta is equal to angle between plane of the coil and the direction of magnetic field. L and B are length and breadth of the coil. I is the current flowing through the coil. B is the magnetic field, और N is the number of turns in the coil। यहाँ हर चीज के बारे में बता दें।
तो ये हो गया आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और अगले स्टेप में आप ये लिख दे, L इंटू बी के जगह पर A बैठा देंगे और साइड में लिख देंगे वेयर L इंटू बी इज इक्वल टू A और ब्रैकेट में लिख दे एरिया ऑफ द कॉइल। फिर आगे लिखेंगे कि ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ए रिस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड इन द सस्पेंशन वायर, ब्रैकेट में फॉस्फर ब्रोंज वायर, जो स्प्रिंग का काम करता है। तो फिर आगे लिखेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ R इज इक्वल टू के थीटा और ब्रैकेट में लिख देंगे इन मैग्नीट्यूड। आगे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, यानी कॉइल उतना घूमने के बाद रुक क्यों जाता है, क्योंकि उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाता है। तो टाउ डी इज इक्वल टू टाउ आर, दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और सिंपली सॉल्व करते हुए यहाँ तक आएंगे और यहाँ बता देंगे कि वे हियर के बाई एन बी यहाँ है के बाई एन बी ए, के बाई एन बी ए इज इक्वल टू जी और ब्रैकेट में लिखेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, किसी गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है। आगे एक्सप्रेशन हमारा ऐसा बन जाता है और फिर उसके बाद बताएंगे ऑन अप्लाइंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों लिख लेंगे और इसी के साइड में जो मैंने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाला फिगर बनाया था वो बना लेंगे। इस प्रकार ये आपका डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ध्यानपूर्वक देखें और इसको याद भी कर लें, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन पहले तो लगभग हर साल आ जाता था कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हालांकि आजकल ऐसे लंबे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। ये इधर बीच बीच में कई बार आ भी चुके हैं और आ सकते हैं, इसलिए इसको समझ भी लें और इसको लिख के प्रैक्टिस भी कर लें, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे लिख सकें। और समझना इसलिए जरूरी है कि इस पर तो न्यूमेरिकल्स आते ही हैं और इस पर आधारित आगे हमें और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो अगर आपको इसका क्लियर कंसेप्ट रहेगा तभी आप उसे समझ पाएंगे। धन्यवाद।